नमस्कार। मैं दिनेश पाल, सम्मान शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अलीनगर चंदौली से। आज हम डीएड एससी आईडी एंड एचआई के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट 4.4 इंटेलिजेंस मीनिंग डिफिनीशन एंड मेजरमेंट ऑफ आईक्यू अर्थात बुद्धि, उसका अर्थ, परिभाषा और बुद्धि लब्धि का मापन के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। प्राचीन काल से ही बुद्धि ज्ञानात्मक क्रियाओं में चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि बुद्धिरस्य बलवन्तस्य अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बुद्धि चर्चा का विषय रहा है। हजारों वर्ष पूर्व से ही व्यक्तियों को बुद्धि के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं, कुछ कम बुद्धि वाले कहलाते हैं, परंतु बुद्धि के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। बुद्धि के स्वरूप पर प्राचीन काल से ही मतभेद चले आ रहे हैं तथा आज भी मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के लिए भी बुद्धि वाद विवाद का विषय बना हुआ है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भी बुद्धि के स्वरूप को समझने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास प्रारंभ किए, परंतु वे भी इसमें सफल नहीं हुए तथा बुद्धि की सर्वसम्मत परिभाषा न दे सके। वर्तमान में भी बुद्धि के स्वरूप के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के विचारों में असमानता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आइए अब हम बुद्धि की परिभाषा को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है उसके विषय में देखते हैं। बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा को देखते हैं। टर्मन क्या कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के
संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। नेक्स्ट परिभाषा एविंग हास के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। नेक्स्ट हम गाल्टन के अनुसार देखते हैं। बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। नेक्स्ट है बीने के अनुसार। बीने महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। नेक्स्ट परिभाषा है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। आइए अब हम बुद्धि के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। बुद्धि का स्वरूप विभिन्न परिभाषाओं का सामान्य विश्लेषण करने के पश्चात निम्नलिखित तथ्यों पर पहुँचते हैं। पहला है बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ अर्थात समझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ इन बुद्धि के द्वारा ही उठा पाता है। और दूसरा है बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं का योग ही बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण सार्थक क्रियाएं करता है उसे उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के स्वरूप। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करती है। अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आप को किसी भी वातावरण में समायोजित कर लेते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्तियों में इस तरह समायोजन करने की क्षमता कम होती है। पांचवा है हमारा, बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत होता है। आइए आगे हम बुद्धि के प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं कि ई.एल. थॉर्नडाइक महोदय ने
बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो E.L. थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि, जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा है मूर्त बुद्धि, जिसे कंक्रीट इंटेलिजेंस, और तीसरा आखिरी है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन बुद्धियों के बारे में विस्तृत रूप से जानने का कुछ प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक बुद्धि के विषय में देखते हैं। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य एक ऐसी बुद्धि से होता है जिसके सहारे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करने में कुशल होता है, जैसे नेता, बीमा एजेंट इत्यादि। हम देखते हैं कि नेता एक दूसरे के साथ किस प्रकार अपने संबंधों को जोड़ता है और अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर लेता है। उसी प्रकार बीमा एजेंट भी होता है कि जब वह लोगों के बीच में जाता है तो उनको अनेक तरह से लाभों को बताकर वह अपना कार्य सफल बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है हमारा मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। जिन व्यक्ति या बच्चे में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक आदि। हम मैकेनिक को देखते हैं कि वह किसी कार्य को बड़े जुगाड़ के साथ सरलतापूर्वक करके वह अपने उपयोग के अनुसार उसको बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अमूर्त चीज़ों के सहारे चिंतन करते हैं। इस ढंग की क्षमता दार्शनिक, लेखक, कलाकार आदि में पाई जाती है। आइए अब हम बुद्धि लब्धि का मापन किस तरह से किया जाता है और बुद्धि लब्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था उसके विषय में चर्चा करते हैं। बुद्धि लब्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इस बुद्धि परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापा जाता था, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। 1916 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि या आईक्यू के संप्रत्यय का जन्म हुआ और
बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू, मानसिक आयु एम में जिसे मेंटल एज कहते हैं, तथा तैथिक आयु को हम वास्तविक आयु भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल एज भी कहा जाता है, का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि को सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि जैसे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या वास्तविक आयु गुणित 100। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि IQ बराबर MA बटे CA गुणित 100। जैसा कि बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु और तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल आयु या एज या वास्तविक आयु का प्रयोग होता है, तो आइए अब हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज किसे कहते हैं। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से आज तक के समय से होता है, अर्थात जब कोई बच्चा या व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर जो उसकी वर्तमान स्थिति है उसके बीच को हम उसकी आयु को हम तैथिक आयु का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक आयु, मेंटल एज। मानसिक आयु से तात्पर्य एक ऐसी प्राप्तांक से है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों की औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। मानसिक आयु को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 6 वर्ष है। वास्तविक आयु को हम तैथिक आयु भी कहते हैं या क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, और वह 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण के समाधान में सफल होता है तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज 8 वर्ष की होगी। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, बुद्धि लब्धि के सूत्र का कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। माना किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है जबकि उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि बच्चे की मानसिक आयु बराबर 10 वर्ष, वास्तविक आयु या तैथिक आयु बराबर 8 वर्ष, और बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या वास्तविक आयु गुणित 100। तो इसे अब हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो बच्चे की मानसिक आयु और तैथिक आयु दिया है वह वर्षों में दिया गया है, साल में दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो वर्ष में दिया गया है उसे हम महीने में बदल लेंगे। जैसे देखते हैं आगे कि अगर बच्चे का मानसिक आयु 10 वर्ष है तो 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। तो 10 में हम 12 का
गुणा कर देंगे तो हमारा वह महीना में बदल जाएगा, जैसा कि हमने प्रश्न में हल किया हुआ है। तो IQ बराबर होता है MA/CA गुणित 100 और समय को हम महीने में बदल लेंगे तो उसको हम लिखेंगे 10 गुणित 12/8 गुणित 12 गुणित 100। अब इसे हम हल करेंगे तो अगर 10 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 और 8 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 96 और इसे हम हल करेंगे तो उसका लास्ट में उत्तर आएगा 125, अर्थात उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 है। इसे हम एक और प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, माना किसी बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष 4 महीना है, जबकि उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष 6 महीना है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वर्ष भी दिया है और महीना भी दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि IQ का सूत्र है IQ बराबर MA/CA, ठीक है। अब हमने क्या, इसके पहले प्रश्न में हमने क्या बताया था कि जो वर्ष है उसे हम महीने में बदल लेंगे। तो जैसा कि देखिए इसमें मानसिक आयु 13 वर्ष 6 माह है, तो 13 में हम 12 का यदि इंटू करते हैं और प्लस 6 कर देते हैं तो वह हमारा महीने में चेंज हो जाएगा, जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जो वास्तविक आयु या तैथिक आयु है उसे भी हम महीनों में चेंज कर लेंगे और जो महीना है उसको हम उसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो 13 गुणित 12 धन 6 बटे 12 गुणित 12 धन 4 गुणित 100। जब इसे हम 13 गुणित 12 करेंगे तो 156 प्लस 6 बटे 12 बरहिया हम 144 प्लस 4 गुणित 100 और ऊपर को जोड़ देंगे 156 प्लस 6 बराबर 162 और 144 प्लस 4 148 गुणित 100 और इसका आंसर आएगा 109.45। इसे हम राउंड अप में 109 लिख सकते हैं, जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। आइए IQ निकालने के बाद अब हम इस तालिका की मदद से ये देखते हैं कि बच्चा किस समूह में आता है। ये वे तालिका है जिसको मेरिल और वेसलर ने IQ के हिसाब से वितरित किया है। तो IQ का वितरण मेरिल के अनुसार हम देखते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे बुद्धि लब्धि और दूसरी तरफ समूह। तो यदि किसी बच्चे की 140 से ऊपर उसकी बुद्धि लब्धि है तो उसे हम प्रतिभाशाली या जीनियस कहते हैं, और यदि किसी बच्चे की 120 से 139 है तो उसे हम अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर कहते हैं। 110 से 119 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को तीव्र बुद्धि सुपीरियर कहा जाता है, और यदि 90 से 109 है तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि लब्धि का कहा जाता है। 80 से 89 को औसत से कम और 70 से 79 वाले को हम सीमावर्ती कहते हैं। आगे है IQ का वितरण वेसलर के अनुसार। इसके पहले हमने मेरिल के अनुसार देखा, अब हम वेसलर के अनुसार देखते हैं। तो यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है तो उसे वेसलर ने अतिश्रेष्ठ में के समूह में रखा है, और यदि
किसी बच्चे का 120 से 129 है तो उसे श्रेष्ठ, और 110 से 119 औसत से अधिक, और 90 से 109 औसत बुद्धि, और 80 से 89 मंद सामान्य बुद्धि, और 70 से 79 को सीमावर्ती समूह में रखा है। इसके बाद भी मनोवैज्ञानिकों ने आईक्यू का वर्गीकरण किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित रूप से है। यदि 70 से 85 या 90 के बीच का बच्चा है तो उसे हम बॉर्डर लाइन के समूह में रखते हैं, और 50 से 70 वाले को माइल्ड, और 35 से 50 को मॉडरेट, और 20 से 35 वाले को सीवियर, और 20 से यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि नीचे है तो उसे प्रोफाउंड के समूह में रखा जाता है। जैसा कि आज हमने इस यूनिट में बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि लब्धि का मापन कैसे किया जाता है उसके विषय में आज हमने चर्चा किया। तो इस पॉइंट से हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्धि क्या है? दूसरा है, मानसिक आयु क्या है? और तीसरा और अंतिम प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने ग्रुप में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।